नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगी, आपकी पढ़ाई भली भांति अच्छी चल रही होगी। तो आज है 23 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, पुलिस और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके पर्पज़ से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिन की शुरुआत भगवत गीता के एक छोटे से कोट से करेंगे कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। यानी आप लोग अपने मन को नियंत्रित करिए। यदि मन नियंत्रण में होगा तभी वह सफलता के प्रति जागरूक हो पाएगा, और यदि मन अनियंत्रित होगा तो वो आपको असफलता के करीब ले जाएगा। ठीक है, यानी अपने मन को जो है वो कंट्रोल में करिए। जो मन कहता है उसी को मत करिए, जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए उचित हो उसको करिए। ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको सफलता वही दिलाएगा, आपका नियंत्रित मन, न कि अनियंत्रित मन। तो चलते हैं हम अपने आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 19 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर। यानी कि प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट की बात की जाए तो आज यानी राष्ट्रीय गणित दिवस है, यानी 22 दिसंबर को, ये कल की न्यूज है। 22 दिसंबर महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर हम गणित की सुंदरता और उनके अमूल्य योगदान को याद करते हैं। ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम, उनकी जयंती है, उसी दिन इनका जन्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। बिना औपचारिक शिक्षा के भी उन्होंने संख्या सिद्धांत यानी नंबर सिस्टम, अनंत श्रृंखला और कई जटिल समस्याओं को हल करके दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। यानी उनके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे मैथ के फॉर्मूले को सॉल्व किया कि दुनिया देखती ही रह गई। नंबर सिस्टम हो गया, अनंत श्रृंखला हो गया और कई सारे जो जटिल समस्याएं थी उनको सॉल्व करने का काम इन्होंने किया था, श्रीनिवास रामानुजम जी ने। चलते हैं इससे जुड़े कुछ ऑप्शन जो हैं वो भी देखेंगे हम लोग, बाकी के ऑप्शन। तो 19 दिसंबर है पहला ऑप्शन। तो 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस। वहीं 20 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। और बात की जाए 21 दिसंबर की, तो 21 दिसंबर को हम लोग विश्व ध्यान दिवस यानी वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाते हैं। विश्व ध्यान दिवस। और 22 दिसंबर को हमने देखा ही कि क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किस अंडर 19 ने भारत अंडर 19 को हराकर एशिया कप 2025 का फाइनल जीता है? तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान और चौथा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान।
ठीक है। यानी पाकिस्तान ने भारत की जो अंडर 19 जो टीम थी उसको हराकर एशिया कप 2025 का क्या फाइनल जीता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि दुबई में खेले गए, ये कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन, दुबई में। अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 ने भारत अंडर 19 को 191 रनों के बड़े अंतर से हराया। कितने रनों से हरा दिया है? 191 रनों से। यह पाकिस्तान का दूसरा अंडर 19 एशिया कप खिताब था, ये सेकेंड है पाकिस्तान का, और 2012 के बाद उनकी पहली जीत थी। यानी इससे पहले ये लोग 2012 में जीते थे। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 50 ओवर में 347 का विशाल स्कोर खड़ा किया और एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, यानी 50 ओवर में इन्होंने कितना रन बनाया था? 347 रन 8 विकेट पे। ओपनर समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर शानदार 172 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। ठीक है, तो ये रहा हमारा एशिया कप 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति का गठन किया है? पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है बेल्जियम, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। यानी कि भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति उसका गठन किया है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि भारत और नीदरलैंड ने आर्थिक सहयोग को और गहरा करने के लिए संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति यानी जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी की स्थापना की है, JTIC की स्थापना की है। इस निर्णय को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। यानी कि ये इस पे एक क्या MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया गया है इस समिति के गठन के लिए। JTIC द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए, यानी कि जो हमारे द्विपक्षीय व्यापार है दोनों देशों के आयात निर्यात जो होते हैं और जो हमारे संबंध रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगी। एक बॉडी के रूप में काम करेगी, संस्था के रूप में काम करेगी। समिति की बैठक वार्षिक रूप से होगी। ठीक, यानी 1 साल में इसकी बैठक होती रहेगी एक बार। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए हम लोग तो नीदरलैंड जो है, ठीक, इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। ये यूरोपियन कंट्री है, एम्स्टर्डम। स्पेलिंग मिस्टेक होगा थोड़ा सा। और इसकी जो करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो चलती है। उसी प्रकार बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये भी यूरोपियन कंट्री है, ब्रुसेल्स। और यहाँ भी आपका यूरो चलता है, बेल्जियम में भी। उसी प्रकार फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पे फ्रांसीसियन फ्रैंक क्या चलती है? करेंसी चलती है, फ्रांसीसी फ्रैंक। उसी प्रकार जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो मार्क चलती है, मार्क। ठीक, जर्मन मार्क यहाँ की करेंसी है। तो चलते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि हाल ही में कौन सीखने की अक्षमता से ग्रसित पहली कलाकार बन गई हैं जिन्होंने क्या टर्नर पुरस्कार जीता है? पहला ऑप्शन है हेलेन कॉक, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ बिगेलो, तीसरा ऑप्शन है नेन्हो कालू और चौथा ऑप्शन है अनीश कपूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नेन्हो कालू। यानी ये जो नेन्हो कालू हैं वो सीखने की अक्षमता से ग्रसित पहली कलाकार बन गई हैं जिन्होंने क्या टर्नर पुरस्कार जीता है। ठीक है,
अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। यही है नन्हो कालू, जिन्होंने टर्नर पुरस्कार जीता है। कि नन्हो कालू सीखने की अक्षमता से ग्रसित पहली कलाकार बन गई हैं जिन्होंने टर्नर पुरस्कार जीता है। किसने? नन्हो कालू ने। टर्नर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य कला पुरस्कार है। किसका पुरस्कार है ये? यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रतिष्ठित दृश्य कला पुरस्कार, यानी ये आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। 59 वर्षीय स्कॉटिश कलाकार, यानी ये स्कॉटलैंड की हैं, ऑटिज्म से ग्रसित, यानी इनको कौन बीमारी है? ऑटिज्म। और ये स्कॉटिश कलाकार हैं। उनकी मौखिक संचार क्षमता सीमित है, यानी ये मुंह से या क्या मौखिक जो संचार होता है मुंह से ये बोलचाल नहीं कर पाती हैं। उन्होंने 25,000 पाउंड की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह उत्तरी इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में आयोजित किया गया था। मुख्य रूप से टैट गिलेरी द्वारा आयोजित किया जाता है ये क्या टर्नर पुरस्कार का जो आयोजन होता है। अब ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया है कि अनीश कपूर। अनीश कपूर को ये 1991 में टर्नर पुरस्कार दिया गया था। 1991 में टर्नर पुरस्कार, ठीक है। टर्नर पुरस्कार कौन देता है? तो यूनाइटेड किंगडम देता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में कौन 700 अरब डॉलर की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? यानी कि 700 अरब डॉलर की जो कुल संपत्ति है उसका आंकड़ा जो पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है सुंदर पिचाई, दूसरा ऑप्शन है जेफ बेजोस, तीसरा ऑप्शन है एलोन मस्क और चौथा ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एलोन मस्क। यानी एलोन मस्क जो है इनकी जो कुल संपत्ति है वो 700 अरब डॉलर से भी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई है, ठीक। और ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे एलोन मस्क से जुड़े। कि एलोन मस्क 700 अरब डॉलर की कुल संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए, ठीक है। 700 अरब डॉलर की कुल संपत्ति फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार ये कौन बता रहा है? ये तो ये बता रहा है फोर्ब्स बिलियनर्स इंडेक्स। उनकी संपत्ति बढ़कर अनुमानित 749 अरब डॉलर 749 अरब जो है बिलियन डॉलर हो गई है। यह उछाल डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय के बाद आया है। कोर्ट के इस निर्णय ने टेस्ला के विशाल स्टॉक ऑप्शन पैकेज को बहाल कर दिया है। ये टेस्ला जो है ये किसकी कंपनी है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बनाती है ये एलोन मस्क की ही कंपनी है। इस उपलब्धि ने मस्क को वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। यानी सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति की बात की जाए पूरे विश्व में तो किसके पास है? एलोन मस्क के पास। अब बाकी के ऑप्शन की बात कर ली जाए, ठीक है। इस एलोन मस्क के बारे में थोड़ा सा जाना जाएगा। इन टेस्ला इनकी कंपनी है, ठीक है। उसी प्रकार स्पेस एक्स कंपनी है इनकी। स्पेस एक्स का नाम आपने सुना होगा। एक्स जो हम लोग चलाते हैं ट्विटर, वो इनकी कंपनी है, ठीक है। और इसके बाद बोरिंग कंपनी इनकी है, बोरिंग। उसी प्रकार इनकी एक और कंपनी है न्यूरोलिंक, ठीक। सुंदर पिचाई जो है गूगल के, और आपके अल्फाबेट इंक, कि क्या ये हैं? सीईओ हैं। जेफ बेजोस हैं जो अमेजन के हैं कार्यकारी अध्यक्ष, यानी अमेजन।
ये क्या है, आपके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, कार्यकारी अध्यक्ष अमेजोन के। मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के फाउंडर हैं, जिन्होंने फेसबुक को कब बनाया था, 2004 में। 2004 फेसबुक बनाया था किसने, मार्क जुकरबर्ग ने। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। पहला ऑप्शन है गंगटोक, दूसरा ऑप्शन गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है शिलोंग और चौथा ऑप्शन है इम्फाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। यानी कि गुवाहाटी में अभी हमारे मोदी जी ने वहाँ पे हवाई अड्डा जो है गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहाँ के नए टर्मिनल भवन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कहाँ पे, गुवाहाटी में, ये आसाम में है। ठीक, वहीं गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। उसी प्रकार इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। ठीक, हवाई अड्डे के बाहर असम के पहले मुख्यमंत्री, ये गोपीनाथ बारदोलई कौन थे, ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे। गोपीनाथ बारदोलई की 80 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। नए टर्मिनल का डिजाइन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। ये जो नया टर्मिनल भवन है वो असम की जो क्या जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। जो किससे बनाया गया है, ये बांस से बनाया गया है, बैम्बू से। टर्मिनल का विषय जो है, थीम क्या है, बम्बू आर्किड्स। ठीक है, यहाँ इसकी तस्वीर लगाना भूल गए हम, आप लोग जाके इसको देखिएगा। जो नया टर्मिनल भवन बना है यहाँ गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, तो ये एक यूनिक फीचर है, बांस का पूरे तरीके से ही बनाया गया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए के यूरिया संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी। यानी कि हमारे मोदी जी ने अभी हाल ही में 10,601 करोड़ के यूरिया संयंत्र की आधारशिला कहाँ पे रखी है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा असम। यानी कि मोदी जी ने असम के नामरूप में, ये कहाँ पे रखा गया, नामरूप में नए यूरिया संयंत्र की क्या रखी है, आधारशिला रखी है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। ठीक है, अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र, यह संयंत्र असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। यानी इसको विकसित करने का काम कौन कर रहा है, तो AVFCCL, इसका पूरा नाम क्या है, असम वैली फर्टिलाइजर, ठीक, एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड, जो एक बहुसार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संयुक्त उद्यम है। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन जो क्षमता होगी वो 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का क्या करेगा, ये उत्पादन करेगा। इस संयंत्र के 2030 तक चालू होने का अनुमान है कि ये 2030 तक चालू होने लगेगा। अब और भी कुछ ये यूरिया के संयंत्र हैं, उनको हम लोग देखेंगे। जैसे एक संयंत्र है आपका AVFCL, ठीक, जो हमने आपको बताया ही, असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। दूसरा है GFL, गोरखपुर फर्टिलाइजर लिमिटेड। उसी प्रकार है एक SFCL यानी सिंदरी फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये कहाँ पे है, सिंदरी झारखंड में है। और गोरखपुर फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। उसी प्रकार BFL है, बरौनी फर्टिलाइजर लिमिटेड, बरौनी कहाँ पे है, ये बिहार में है। उसी प्रकार RFCL है, यानी कि रामागुंडम
फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमने आपको कुछ यूरिया उर्वरक जो संयंत्र हैं जिनमें क्या यूरिया बनाया जाता है उसके बारे में बताया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किसने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रग पैराशूट परीक्षण पूरा किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है डीआरडीओ, तीसरा ऑप्शन है सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस और चौथा ऑप्शन है गिल्डर्स इंडिया लिमिटेड। ग्लिडर्स इंडिया लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा इसरो। यानी कि हाल ही में अभी इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए एक ड्रग पैराशूट का परीक्षण पूरा किया है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। ठीक है, ये परीक्षण चंडीगढ़ स्थित रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट यानी आरटीआरएस सुविधा केंद्र में डीआरडीओ की देखरेख में किए गए। ड्रॉग पैराशूट पृथ्वी पर पुनः प्रवेश के दौरान क्रू मॉड्यूल को स्थिर रखने और उसकी गति को धीमा करने में सहायक होते हैं। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना है। ये गगनयान मिशन का उद्देश्य है और इसी की पूर्ति के लिए क्या सॉरी गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट का परीक्षण किया गया है। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है हम लोग का इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसके जो अध्यक्ष हैं इसरो के वो कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन। उसी प्रकार बात की जाए डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका जो हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का कि हाल ही में WWII के पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे किस व्यक्ति का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पहला ऑप्शन है ईरा शार्प, दूसरा ऑप्शन वॉरेन रेड अपटन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफोर्ड और चौथा ऑप्शन है डायने कीटन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ईरा शार्प। यानी कि ये जो ईरा शार्प हैं इनका WWI के पर्ल हार्बर हमले में जीवित बच गए थे, जिनका अभी हाल ही में 105 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अब ये पर्ल हार्बर कहाँ पे है? तो ये पर्ल हार्बर कहाँ पे है? अमेरिका के जो हवाई द्वीप है। ठीक है, हवाई द्वीप एक राज्य है, उसका द्वीपी राज्य है, आइलैंड है यहाँ पे। तो वहीं पे पर्ल हार्बर है। अमेरिका का क्या नौसैनिक वहाँ पे अड्डा था, तो उसी पे अटैक किया था किसने? जापान ने। तो वहीं पे ये इस युद्ध में शामिल थे ईरा शार्प, जिनका अभी 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलते हैं हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकी नौसेना के अनुभवी और पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे ईरा आई के शार्प का 105 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया।
उनका जन्म कब हुआ था? 4 जुलाई 1920 को शिकागो अमेरिका में हुआ था। वे 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले में बच गए थे। कब हुआ था ये हमला? तो 7 दिसंबर 1941 में, जब क्या हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेके 1945 के बीच में, जिसमें 2400 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और जिसके कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। पर्ल हार्बर पर जब जापान ने क्या किया, हमला किया, उसके बाद ही अमेरिका ने ये डिसीजन लिया कि अब हम लोग को क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना चाहिए। युद्ध के बाद उन्होंने जनरल डायनेमिक्स के साथ अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दिया। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सैफ यानी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन महिला क्लब चैंपियनशिप का उद्घाटन जीता है? पहला ऑप्शन है ओडिशी एफसी यानी फुटबॉल क्लब, दूसरा ऑप्शन है इंटरकाशी एफसी, तीसरा ऑप्शन है गोकुलम केरला एफसी और चौथा ऑप्शन है ईस्ट बंगाल एफसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट बंगाल एफसी ने अभी सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप का क्या पुरस्कार जीता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। ईस्ट बंगाल एफसी ने 2025 के पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल में मेजबान टीम एपीएफ को 3-0 से हराया। एपीएफ टीम है, इन्होंने फाइनल में किसको हराया? एपीएफ टीम को। फाइनल का आयोजन नेपाल के काठमांडू स्थित दशरथ स्टेडियम में हुआ था। ये फाइनल कहाँ पे हुआ था? नेपाल के काठमांडू स्थित दशरथ स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिताब जीतने वाला पहला भारतीय महिला क्लब, जो कि ये पहला भारतीय महिला क्लब है हमारा जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। कौन? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। यह जीत भारतीय महिला खेल जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।